कौन सी नकली? धुरंधर नकली नहीं है, पक्की बात है एकदम। हाँ, वो सब बातें, लियारी लियारी की सब बातें सही है। हम्म। अब ये तो थोड़े, अब यूं तो कोई मूवी बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत तो होता ही है इधर उधर अपने। हमको जानते तो, अब मान लो आज विगराज पे मूवी बनाए तो उसपे अपने ये भी कहेंगे विगराज सुबह सुबह दरबार में उसने कहा चलो दान दिया जाए, तो अपने को देखा है कि विगराज को उसने से कहा था क्या? थोड़ा बहुत तो वो लिबर्टी लेता ही है। बाकी पाकिस्तान की कहानी है वो तो, आप ये छोड़िए, धुरंधर छोड़ दीजिए। आप तो नहीं, यू नॉर्मली यूट्यूब पे जाइए, लिखिए लियारी पाकिस्तान, फिर लियारी के इंटरव्यू सुनिए आप, लियारी के सारे इंटरव्यू सुनिए, इसी प्रकार के हैं। और अभी तक भी अखबारों में आता ही रहता है, अज्ञात युवकों ने फलाने को उड़ाया, अज्ञात युवकों ने फलाने को उड़ाया। एजेंट्स तो काम करते ही हैं खूब सारे अपने। और आज तो घर पे जाके कहानी सुना रविंद्र कौशिक की। किसकी? रविंद्र कौशिक, अपने गंगानगर का लड़का था और उनको लेके गए थे, उनको पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान रहा है, वहां की सेना में अफसर बना है, वहां एक लड़की से शादी की है, बच्चे हुए हैं। बहुत बाद में जाके पकड़ा गया गंगानगर के, गंगानगर में कोई कार्यक्रम था, कॉलेज का एनुअल फंक्शन, उसके अंदर वो स्पाई बनता है। तो वहां जो अफसर आए हुए थे उनको लगा यार ये लड़का एकदम सही आदमी है, लिया उसको भेजा है। तो पता नहीं कितने कितने गुमनाम लोग हैं जो अपने लिए बैठकर वहां पर काम करते हैं। इसलिए आप और मैं मुस्कुराते हैं, इसलिए आपको और मेरे को ये बातें आती है ये सब करने की कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बैठ के हमारे लिए कर रहा है। इसलिए उन लोगों के प्रति हमेशा श्रद्धान्वित रहा जाना चाहिए। फिल्म अपनी जगह सही कितनी गलत कितनी अपने मनोरंजन के लिए देख ली जाए, पूरी गलत मान ली जाए, पर फिर भी ऐसे लोग तो है ना जो ये सब चीजें आप और नोटिस करेंगे पिछले 10-12 सालों के अंदर, है ना, लगभग 10-12 क्या मत कहूं, लगभग 2008 के बाद में, मोटा मोटा सा मानिए आप, 2008 से लेके 2026 17-18 सालों में बड़े अटैक नहीं हुए। ये पुलवामा वाला ये छोड़े आपने, तो इसके अलावा बड़े अटैक नहीं हुए। ना 2008 तक तो हालत ये कर दी थी कि भाई साहब, मतलब रेलवे स्टेशन पे घोषणा है अपने आसपास की किसी वस्तु को ना छुए, अपरिचित व्यक्ति के बताएं। 2008 में मैं जयपुर में था, मुझे याद है बम विस्फोट हुए तब जयपुर वाले, हम एसएमएस गए थे खून देने के लिए, ब्लड देने के लिए। पर हालांकि जयपुर वाले इतने ज्यादा इकट्ठे हो रखे थे उस दिन ब्लड देने के लिए कि नंबर ही नहीं आया। कि भाई हमें लगा कि क्या पता ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, हम पढ़ते ही थे तो ब्लड तो देखे हैं, और खूब भीड़ थी तो हम बाद में बाहर से घूम के आ गए थे। पर जयपुर वाला छोड़ो, तब तो ये था ना भाई, मंदिर जाओ तो वो उड़ सकता है, ट्रेन में बैठो तो वो उड़ सकता है ना, आप बैंक की लाइन में लगे हो वो उड़ जाए, कम से कम ये डर तो नहीं है। वरना आदमी घर से अपने बीवी बच्चों को माँ बाप कह के जाएगी जा तो रहा हूं, आने का भरोसा, इससे बुरा डर डर के जीना क्या होता है? मरना सबको एक दिन मरेंगे यार, किसी ना किसी रूप में मरेंगे, मरना क्या है? हो सकता है भगवान रात को सुलाएं सुबह उठे ही नहीं, पड़े पड़े बिस्तर में मर जाए। होने का क्या है, गाड़ी घोड़ों में चलते हैं, कहीं पे बचीड़ खा जाए उसके अंदर ही मरता है। पर आदमी को यूं एनी टाइम लगे अब गया, वो कितना बुरा है, इसमें भी मर सकता हूं इसमें मर सकता हूं, तो वो तो कम से कम है। तो वो यदि वो रोक लगी है इसका मतलब इंटेलिजेंस है ना, इसका मतलब कोई ना कोई सूचना दे रहा है कि भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, रोक लो, पहले से रोक लो, तो वो लोग है। बाकी जब मूवी बनती है तो उसमें थोड़ा बहुत अगला फायदा उठाता ही अपने हिसाब लेता है। बाकी रहमान, डकैत, अरशद पप्पू ये सब वहां थे, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं कि पाकिस्तान पूरा ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भाई वो बर्बाद देश है, डर उनको लगता है जिनके पास कुछ हो। अभी पाकिस्तान का, आप हंसिए मत, इस बात का भी सीरियस सुनिए, पाकिस्तान का एम्बेसडर था भारत में अब्दुल बासित, है ना, कई साल पहले तक अब्दुल बासित पाकिस्तान का भारत में राजदूत था। अभी 5-7 दिन पहले, 5-6 दिन पहले का अब्दुल बासित का बयान है, मतलब राजदूत जैसी पोस्ट पे रहा है तो बड़ा आदमी रहा होगा, पढ़ा लिखा भी होगा तभी राजदूत बना के भेजा है। उसका 5-7 दिन पहले का बयान है टीवी पे, लाइव टीवी पे, कि भाई अमेरिका इजराइल सब पर अटैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे भी तो कर सकते हैं, है ना, वो जब ईरान पे कर रहे हैं तो वो इधर भी तो कर सकते हैं। तो अब्दुल बासित का लाइव टीवी पर है कि यदि पाकिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया तो हम भारत पर न्यूक्लियर छोड़ देंगे। क्यों? किस बात के लिए? इसका मतलब है अंदर हेट्रेड कितनी है, अंदर घृणा कितनी है, कि मौका मिला तो हम भारत पर क्या छोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, कि भाई सबके सब इधर उधर हमले हो रहे हैं तो हम, अमेरिका हम पर करेगा तो हम इंडिया पे, इसका मतलब अमेरिका पे नहीं करेंगे वापस। भाई मैं आपसे ही पूछ लूं, आपसे पूछ लूं, यदि अमेरिका अपने पे अटैक कर दे तो अपने क्या कहेंगे? सर लड़ेंगे। हार जीत अलग बात है, हारे जीते सर अमेरिका होगा तगड़ा पर हम लड़ेंगे सर, ईरान लड़ रहा है हम भी लड़ेंगे, यही तो होगा। हम ये थोड़ी कहेंगे हम पाकिस्तान पे बम छोड़ देंगे। हमला जब अमेरिका ने किया लड़ेंगे किससे?
अमेरिका, तो वो बर्बाद राष्ट्र है। मैं तो कई बार बड़ा यूं सोचता हूं, जैसे अपना है कि भाई सुबह 7 बजे उठते हैं अपने, आप कोचिंग आए, मैं कोचिंग गया, हमने पढ़ा, हंसी मजाक भी की, पढ़ाई भी की, आप घर पे जाकर रिवीजन करते हो, एग्जाम होता है, आप हमसे पूछो सर वैकेंसी कब आएगी, है ना, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या पाकिस्तान में बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या? मैं कई बार सोचता हूँ उनकी भी कोचिंग होती है क्या? वो भी क्या सुबह पढ़ने के लिए जाते हैं क्या? वो भी ऐसा सोचते हैं क्या कि अरे हमारा एग्जाम कब होगा? आरपीसी नहीं तो उनकी कोई पीपीएससी होती होगी। पंजाब पंजाब राज्य है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होता होगा, एसपीएससी होगी, होती होगी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ तो होता ही होगा। क्या उनके एग्जाम होते हैं क्या? वो बच्चे वैकेंसी का वेट करते हैं क्या? उनका कोई सिलेबस है क्या? उनके इस प्रकार से पढ़ाते हैं क्या? पर मेरा दिमाग कभी पूरा चल ही नहीं पाता कि यार ऐसा तो क्या ही करते होंगे वो। अपने यहां पर अभी मार्च चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, आप जो भी आपके आसपास में कोई बैंक में लगा हुआ है, आप उनसे पूछिए, होगा अरे बात करने का टाइम नहीं है, क्लोजिंग चल रही है ना। कोई दुकानदार जो है वो रात को लेट घर पे आ रहे होंगे, अरे क्लोजिंग चल रही है, वो टैक्स भरना है, ये करना है, वो करना है। यदि आपके आसपास कोई सीए लगे हुए और लगे हुए तो वो सबके सब बीजिए, है ना। और मतलब ऐसे लोगों को भी मान लो अपना सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, पर फिर भी अपने को पता मार्च है क्लोजिंग है, मार्च है क्लोजिंग। इवन मतलब पुलिस वाले भैया चालान भी काट रहे हैं किसी का, तो हम कहते हैं मार्च चल रहा है, टारगेट पूरा करना होगा, इसलिए ज्यादा चालान काट रहे हैं आजकल, है। मैं कई बार सोचता हूँ यार उनके भी ऐसा होता है क्या? उनके भी कोई टारगेट होते होंगे क्या? या केवल यही टारगेट है भाई खत्म हो जाएंगे तब और कर्जा ले लेंगे? कर्जे पे देश जी रहा है। इमरान खान जब बीच में राष्ट्रपति बना तब अखबार की हेडलाइन थी कि राष्ट्रपति भवन के खर्चे चुकाने के लिए पता नहीं कौन सा कर्जा चुकाने के लिए गधे और भैंस बेचे। मतलब ये तो एक आम आदमी अपने घर पे करते हैं यार। अपने घर पे मान लो अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए और अपने पास रुपए नहीं तो भाई भैंस बेच दो, है ना। अपने पास कोई दूसरा कोई गाड़ी घोड़ा तो वो बेच दे, भाई खर्चा तो निकाले, आ गया तो आ गया, भैंस तो और लाएंगे, यही करते हैं आम आदमी। तो यार वो इसी प्रकार से बात कर रहे हैं क्या कि भैंस बेच दो, गधे बेच दो? क्या किसी देश का कर्जा भैंस बेचने से, गधे बेचने से उतर सकता है? या घर वाला ही नहीं उतरता भैंस बेचने से, तो उन वाला कैसे उतर रहा है? पर उनका देश इसी प्रकार से सोचता है। तो बर्बाद राष्ट्र है, उसमें इसी प्रकार की चीजें हैं। तो वहां पर यदि अपने लोग अगर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात है। फिर मूवी जब बनाता है तो अपनी थोड़ी बहुत लिबर्टी लेता है, उन्होंने भी लिबर्टी दिखाई है बस। बाकी अपने को एग्जैक्टली क्या पता कि येलिना हमजा को क्या कह रही है, पर मूवी में तो दिखाई रहे हैं येलिना ये बोल रही हमजा घर आ जाना, तो अपने कौन से देख रहे थे कि हमजा को क्या कहा आज। तो मैं शोएब अख्तर का कोई एक वीडियो सुनूं, तो रिटायर हो गया शोएब अख्तर, तो एक कोई पाकिस्तान की कोई पत्रकार है लड़की, वो उसका इंटरव्यू ले रही, तो बोल रही शोएब अब तुम जब रिटायर हो गए हो आजकल क्या करते हो? तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो अरे तुम तो बड़े जहीन व्यक्ति हो, जहीन मतलब बुद्धिमान, है ना, और तुम बुक्स पढ़ते हो? उसने कहा अरे क्या बात करती हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। अच्छा किस टॉपिक की बुक पढ़ रहे हो? तो एक राइटर का नाम भी बताता, मैं भूल गया अब तो, एक कोई राइटर उसकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ। क्या उस बुक में? तो कहता उस बुक में भविष्यवाणी है। क्या है? जैसे कि उस बुक में लिखा हुआ कि एक दिन बाबर भारत पर अधिकार कर लेगा, हिंदुस्तान पर अधिकार करेगा, किया कि नहीं किया? तो उसने कहा हाँ। उसके अंदर लिखा हुआ है कि फिर बाबर का बेटा हुमायूं भारत में टिक नहीं पाएगा, शेरशाह सूरी उसको भगा देगा। हाँ। फिर लिखा हुआ है कि हुमायूं का बेटा अकबर आएगा और पूरे हिंदुस्तान पर वापस कब्जा करेगा। क्या ये भी लिखा? तो उसने कहा ये तो छोड़, ये तो पुरानी बातें हैं, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम हो जाएगी। तकसीम मतलब बंटवारा, तकसीम मतलब बंटवारा, 47 मतलब 1947 में बंटवारा हुआ, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है। वो तो छोड़, ये सब पुरानी बातें, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पर कब्जा करेंगे और उसके बाद दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा, गजवा हिंद करेंगे। क्या करेंगे? हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा। ये कब्जा कहां से शुरू होगा? कश्मीर, और कश्मीर के बाद कहां करेंगे? दिल्ली के अंदर कब्जा करेंगे। फिर वो पत्रकार को क्या बात है ये लिखा? उसने कहा अरे रुक तुम, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तब अटक नदी के किनारे 2 बार लड़ाई होगी। कौन सी? तो वो उसमें बोलता है, अपनी उर्दू पंजाबी में बोलता है, अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया, दरिया मतलब नदी, तो अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे, तो अटक के पास इतने बड़े युद्ध होंगे कि अटक का पानी पूरा लाल हो जाएगा, मतलब खून ही खून हो जाएगा अटक नदी के। तो वो लड़की कहती आमीन, ऐसा ही हो। मेरा हाथों हाथ दिमाग काम किया, हिस्ट्री का स्टूडेंट में, वो कहती अटक के पास युद्ध होगा तो अटक पड़ती है पाकिस्तान में, इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक चली जाएगी? आमीन। मैं खुद चाहता हूं अटक का दरिया 2 बार खून में बहे। मैं और मुझे लगा कि यार मेरी जो इच्छा है कि हमारे उत्तराधिकारी आर्यावर्त को मल्लेच्छों से मुक्त कर दे,
होगा एक दिन, भविष्यवाणी हो रखी है कि अटक का दरिया 2 बार खून के अंदर बहेगा, और हमारी सीमा वापस कहां से कहां तक होगी? अटक से कटक। उस दिन मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाल ऊपर बैठ के फूल वर्षा करेगा। यार ये उत्तराधिकारी है, ये उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने हमारी बाउंड्री वापस कहां से कहां तक फैला दी? अटक से कटक। आमीन। इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। मेरे पास खूब सारा धन आ जाएगा, उस दिन विगराज पे मूवी बनाएंगे। इससे अच्छा कैरेक्टर कौन हो सकता है? अब मैं तो यूं खूब सोच रखा है मैंने, मैं जिस दिन मूवी बनाऊंगा ना उस दिन तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। मूवी को नहीं, बॉक्स ऑफिस को ना। आओ लगे सर मूवी को तहस नहस कर दोगे, तुम्हें भी मौका देना है। बता दो कौन कौन सैनिक बनना चाहेगा उसमें? है सैनिक नहीं बनना है? चलो तो कौन कौन विगराज बनना चाहता तुम में से? चलते तिमाड़े आते तुम दोनों को। तो मेरा ये मानना है योद्धा दिखाया जाए तो डाकी टाइप का आदमी दिखाया जाए, है ना? बाहुबली देखिए, बाहुबली, बाहुबली में जो भल्लाल देव है, बाहुबली नहीं भल्लाल देव, तो विगराज थोड़ा यूं भल्लाल देव टाइप का दिखाया जाना चाहिए, है ना? क्या ये यूं शाहिद कपूर को राजा बना देते हैं, फील ही नहीं आता यार, है ना? भाई अपने यूं वो दिमाग में भी जो डाकी टाइप का आदमी था, फिर आगे इस प्रकार का था। मैं अब बुढ़ापा आ गया, मैं केवल उसका डायरेक्शन देखूंगा, मैं देखूंगा कहानी कैसे बन रही है। फिल्म का असली जो किरदार होता है उसका डायरेक्टर होता है, और जिसकी कहानी लिखता है वो होता है, ना कि हीरो होता है ना? हीरो वाला कैरेक्टर तो कोई करे। फिर तुम में से कोई राजमती, देसल देवी, जिन जिन किसी को धर्म गोसूरी बनना हो, गजनी का खुसरो सा, कई कैरेक्टर लेने पड़ेंगे वैसा। हाँ मैंने ये खूब सोच रखा है कि उस मूवी का जो पोस्टर बनाएंगे मूवी का, तो उसमें यूं पीछे एक नदी बह रही हो अटक, और विगराज केवल उस पर बैठा बैठा अपनी तलवार साफ कर रहा हो कि मल्लेच्छों को कहां तक लेके गया था। मुझे केवल लगता है उसका यार वेरी फर्स्ट सीन, पहला सीन ही होना चाहिए जिसमें इधर आपके बिसलपुर का काम चल रहा है, एक शॉट के अंदर तो बिसलपुर का काम चल रहा है, अजमेर के अंदर अपने किसी कमरे में बैठ के पृथ्वीराज अपना नाटक लिख रहा है हरकेली, और उधर सरस्वती कंठाभरण के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, छोटी मोटी बढ़ाए हुए, ओम भूर भुवस्व तत्सर वितुर वरेण्यम। यही हो, तभी संस्कृत पाठशाला का मतलब है कि संस्कृत पाठशाला भी है, राजा खुद नाटक लिखता है, उधर पानी के लिए व्यवस्था की जा रही है, और इसमें तो लव ट्रायंगल हो रहे भाई साहब, दो सब कुछ कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, एक्शन जो दिखाना है सब दिखा देंगे अपने अगला राजा लिख है। इमेजिन कर लिया आपने? एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसा बनाते हो या बनते हो, तो विगराज की तलवार बन जाएगा। विगराज हाथ में ले घूमेगा तेरे को। है खरसा कितना आएगा, खरसा तो कहेगा उतना लगा देंगे। सूरू के किले पे सांदी के गोले चला दिए गए थे। गाना भी चलाएंगे उसमें, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। खर्च आएगा 1400 करोड़। छोटा मोटा तो क्यों करे, है ना? धूड़ खावनी, धोबा भर भर खावनी। दोरे माथे बैठ रखावनी। हाँ उंगली में सिर दे दिया तो फिर मुसलों से क्या ही डरना। और मन के लड्डू फीके क्यों? सोचना ही है तो आदमी ढंगा तो सोचे यार, बनाए नहीं बनाए 100 बात की, दूसरी बात कोई, जब सोच रखा है तो सोचे तो ढंग का। एक तो इससे ये बात पता चलती है कि शिवाजी की पहाड़ियों पर विगराज का कब्जा है, मतलब ये हरियाणा वाला और पूरा जो इलाका ये किसके पास में? विगराज। तभी तो कोई अभिलेख लगवाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है इसके अंदर, विगराज लिखवाता है अपने वाले अभिलेख में कि मैंने मल्लेच्छों को हराकर, बोलो, आर्यावृत के पार भगा दिया है। क्या लिखा है? मैंने मल्लेच्छों को हराकर आर्यावर्त के पार भगा दिया। मैं चाहता हूं, बोलो, कि मेरे उत्तराधिकारी मल्लेच्छों को अटक नदी पार नहीं करने दे। अटक नदी पार नहीं। आर्यावर्त का मतलब वह स्थान जो आर्यों का है, मतलब भारत।
मतलब भारत को मानता है, हम आर्यंस हैं भारत के लोग, और हमारा जो राज्य है उसका नाम क्या है, या हमारा जो देश है उसका नाम क्या है, आर्य। मैंने मल्लेच्छों को भगा दिया। मल्लेच्छ मतलब आर्यावर्त के उधर के लोग, मल्लेच्छ मतलब नीच। मल्लेच्छ का मतलब अपने लिए क्या था, नीच। अच्छा, नीच किस मामले में, जो हमारी संस्कृति को नहीं मानते वो, मतलब जो मंदिरों को तोड़ते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, गाय को काट के खा जाते हैं, उनको आपने क्या कर दिया, सबको मल्लेच्छ। मल्लेच्छ कह दिया, मल्लेच्छ आदमी हमारे से इनकी संस्कृति का कोई लेना देना। तो वो कहता है हमारी संस्कृति मतलब आर्यावृत की जो संस्कृति है उसमें मल्लेच्छ घुसने नहीं चाहिए। तो मेरे उत्तराधिकारी उनको क्या ना क्रॉस करने दे। इसका मतलब आर्यावर्त की बाउंड्री कहां तक है, कहां तक है, 8। अब ये 1154-55 के आसपास का अभिलेख है ना। अब ये अभिलेख कहता है कि भाई मैंने मल्लेच्छों को हराकर भगा दिया है और वो इनको क्रॉस ना करने दे। 1150 मान लो, मोटा मोटा 1150 के आसपास का अभिलेख। जंगलदर बादशाह की उपाधि वाला जो है ना, वो 500 साल बाद में 1650 के आसपास है। मतलब 500 साल तक हमें ये पता थी इस बात का कि हमारी बाउंड्री क्या है, अटक। अच्छा, उस जंगलदर बादशाह से 100 साल पहले, हम आगे पढ़ेंगे, अभी बूंदी पढ़ेंगे तब, बूंदी का एक राजा हुआ था सुरजन। कौन हुआ था, वो अकबर के साथ में संधि कर लेता है। तो अकबर से संधि करता था, अकबर से लिखवाता है कि मैं, तू जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए चला जाऊंगा। भाई संधि का मतलब क्या, अकबर जहां कहेगा लड़ने के लिए जाना है, पर मैं अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा, अटक। तो मतलब विगराज 1150 के आसपास, 1550 के आसपास में सुरजन, 400 साल बाद में, और उसके भी 100 साल बाद में 1650 के आसपास बीकानेर वाला कर्ण सिंह। उसके भी आप कर्ण सिंह से भी थोड़ा सा पहले बीच में एक और, एक शाहजहां का सेनापति होता है, मैं नाम बोल रहा हूं। वो शाहजहां का सेनापति इस बात पर शाहजहां की नौकरी छोड़ देता है कि अटक नदी पार नहीं करूंगा। कौन सी नदी, अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़ था, नागौर वाला अमर सिंह राठौड़। फिर वो अमर सिंह के पास आ गया था, अमर सिंह ने उसको अपना सेनापति बना लिया था। हमने राजस्थान गया था, शाहजहां का मनसबदार था, 2000 का मनसबदार था, और शाहजहां ने उसको कहा अटक पार करके जाना है। उसने कहा ना, तो तू मेरा मनसबदार जाना पड़ेगा। उसने कहा ये पकड़, अपने को चाहिए नहीं मनसबदारी। वापस आ गया था, और यहाँ अमर सिंह ने बाद में उसको अपना सामंत बना लिया था। पहले आपका वो विगराज, विगराज के बाद में सुरजन, सुरजन के बाद में शाहजहां वाला सेनापति, शाहजहां वाले सेनापति के बाद में औरंगजेब के टाइम में जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह के लगभग 70-80 साल बाद में बाजीराव है, मराठों वाला बाजीराव, जो कहता है कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक। कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि कितने वर्षों तक भारत के लोगों के दिमाग में था कि हमारी बाउंड्री अटक है। हमारी बाउंड्री क्या है, अटक है ना। एक वो कई बार है ना कि लोग कहते हैं भाई भारत के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं थी, भारत के लोग इतिहास में रुचि नहीं रखते थे। यार इससे ज्यादा जानकारी क्या होगी कि उन लोगों को एग्जैक्टली पता था कि हमारी बाउंड्री कहां तक है, अटक तक है। और इन जो भी इधर से आ रहे हैं इनको अटक नदी पार करने नहीं दे। पिछले 70-75 साल के अंदर हमारी वो चेतना गायब हुई है। अब हम कहते हैं हमारी बाउंड्री बाघा बॉर्डर है। हमारी बाउंड्री क्या है, अरे बाघा बॉर्डर का है। अरे 47 में एक लाइन खींची, और 47 की लाइन में कह दिया गया पाकिस्तान अलग और भारत अलग। तो अब हमारी बाउंड्री क्या हो गई, बाघा। पर बाप दादों के टाइम से तो बाउंड्री कौन सी है। अच्छा, जब वो कहता है आपका सुरजन भी कहता है मैं अटक नदी पार नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है सुरजन के कब्जे में अटक नदी है। सुरजन के कब्जे में नहीं, सुरजन के कब्जे में तो बूंदी है। पर वो इस बात को जानता है कि भारत की सीमा क्या है। इसका मतलब वो ये भी जानता है कि हमारा देश कौन सा है, बूंदी तो नहीं है ना। जो जब लोग ये आके कहते हैं कि साहब भारत तो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था, भारत नाम का देश कहां था। कितनी चेतना है हमारे में, हम इस बात को एग्जैक्टली जानते हैं कि हमारा देश कहां से कहां तक फैला हुआ है। हम उसके भाग हैं, हम उसके टुकड़े हैं, अलग अलग। अलग अलग किसी का राज कहीं पर भी हो सकता है, आज भी तो राज्य है। पर फिर भी हमारी ये पूरा भौगोलिक एक क्षेत्र जो है कि वहां अटक से लेके कटक तक, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेके नीचे हिंद महासागर तक, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी से लेके अटक तक, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री बनती है हमारी है। तो हमारे दिमाग में थी, सब कुछ बातें दिमाग में थी। ये जो कई बार बातें इतिहास में की जाती है ना कि भारत तो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था, उन लोगों को राष्ट्र नाम की कोई अवधारणा का पता नहीं था। ये तो बात बहुत बाद में आके फलाने राजा ने एकजुट किया, ढींगड़े राजा ने एकजुट किया, तब भारत के लोगों को एकता का एहसास हुआ। मगर अब तो एकता का एहसास गायब हुआ है। पहले हमारे था, हम सबको पता था कि हमारी सीमा कहां से कहां तक है, अटक से, अटक से कटक तक है। अब पिछले 70-80 सालों में हमने बताना शुरू किया कि हमारी बाउंड्री कौन सी है। तो बच्चों हमारी सीमा बाघा बॉर्डर नहीं है, हमारी बाउंड्री अटक से, ठीक है। 1947 के बाद में 3 पीढ़ियां निकल गई, 3-4 निकल गई ज्यादा, परदादा वाली, दादाजी वाली, पापा वाली और अपने वाली। अपने 4 ने ये बातें करनी शुरू की है। मैं चाहता हूं कि अपने जो उत्तराधिकारी होंगे
है ना। शायद कोई बहादुर लोग आएंगे, अपने थोड़े से निबड़े पड़े हैं, अपने थोड़े से कमजोर पड़े हैं, आने वाले उत्तराधिकारी शक्तिशाली होंगे और वो वापस आर्यावर्त को किससे मुक्त कर देंगे? मल्लेच्छों से मुक्त कर देंगे, और हमारी सीमा वापस कहां से कहां तक होगी? खटक से। मैं क्या क्रिकेट का यूं खूब शौकीन हूं भाई, पहले खेलता तो इतना नहीं था, पर यूं देखने का, उसके बारे में जानने का खूब अच्छा यूं रखता हूं। तो शोएब अख्तर पाकिस्तान का एक बॉलर है, वो मेरा हमेशा से फेवरेट भी रहा कि अरे यार बड़ी तेज बॉलिंग करता था। तो अब मैंने कोई कोरोना के अंदर शोएब अख्तर के कोई वीडियो सुन लिए होंगे एक दो, तो वो मोबाइल की फीड तो कहती है कि आप जो सुनते हो बार बार वही दिखाता है। उसको लगता है कि इसका फेवरेट आदमी यही है, तो सारे दिन वही दिखाएगा। इसलिए मोबाइल का डेटा बंद रखा करो। मोबाइल आपकी बातें सुनता है, मोबाइल आपकी। आप तो ना एक दिन एक काम कीजिए, आप मोबाइल का डेटा ऑन करके फोन पे किसी से बात कीजिए, अपने दोस्त से बात कीजिए, और नॉर्मली बात कीजिए कि यार मेरे को जूते खरीदने थे नए, है ना, ये नाइकी वाले अच्छे आ रखे हैं क्या? आपका दोस्त का नहीं नहीं एडिडास वाले ले यार, एडिडास वाले ज्यादा अच्छे हैं दौड़ने में। आप यार मेरे को दौड़ने वाले लेने थे, कौन से कंफर्ट ज्यादा रहेंगे? वो प्यूमा वाले होगा, अरे नहीं वो तो एकदम ही सही नहीं है दौड़ने में, दौड़ने में तो तेरे को रिबॉक वाले लेने पड़ेंगे। आप फोन रख दीजिए, 10 मिनट बाद आपके पास मैसेज होंगे। आप अपना कुछ भी आप सोशल मीडिया संभालिए, यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक, इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा, या जो कुछ आप सोशल मीडिया पे चलाते हैं, यूट्यूब, आपके पास मैसेज होंगे, जूतों के। उसने बात सुनी है, उसने बात सुन के जूतों वाली कंपनी को इसको चाहिए। और आपके पास वैसे मैसेज होंगे 40% ऑफ, है ना, इस प्रकार के मैसेज आएंगे कि भाई साहब लीजिए। तो अब आप इस दुनिया में जो कुछ करते हैं, आप करते नहीं, आपसे करवाया जा रहा है। आप लगता है मैंने जूते खरीदे, नहीं खरीदवाए गए हैं तुमसे। तुमने जूते खरीदे, उसने लगातार बार 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 तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार की चीजें डाली है कि वो अपने आप उस प्रकार की चीजें बताने लग गया है। तो मोबाइल का डेटा हमेशा क्या रखना है? और तो मैं एक बार किसी क्लास के अंदर यूं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो मोबाइल में मैसेज, वो सॉरी उस पे स्क्रीन पे मैसेज आ रहे थे, उनके मैसेज की रिप्लाई भी दे रहा था। तो मैंने यूं बताया कि अंग्रेज, मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा था मैं, तो कोई अंग्रेजों के बारे में बता रहा था। तो मैं अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने आके यहाँ से पैसे लिए, लंदन भेजे, तो अपना डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, किसका डेवलपमेंट हुआ? लंदन का। तो मैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यार अंग्रेज हमारा पैसा लूट लूट के कहाँ भेज देते हैं? लंदन। ये इसी प्रकार है कि दूसरे की बीवी के लिए मेकअप का सामान लाना। आदमी पैसा कमाता है खुद और पड़ोसन के लिए मेकअप का सामान लाता है। तो भारत वाले भारत के लिए कमाते हैं और भरते किसके लिए हैं? लंदन के लिए। तो यूं, अब वो क्या ऑनलाइन था, बच्चे घर पे बैठे बैठे देखते थे, कोरोना का टाइम था, तो बच्चों के उधर से मैसेज आने शुरू हुए, सर मेकअप में क्या क्या था, तिलक ने मेकअप में क्या क्या बताया। तो मैंने यूं 2-4 मिनट और उनसे, अब आमने सामने होता तो अपने खूब सारी बातें कर लेते, उसमें बातें करने को तो कुछ होता नहीं था। तो मैंने ये अरे मैं लिपस्टिक मंगवाई होगी, और क्या मंगवाया होगा, यूं 2-4, सर आपको कौन कौन सी लिपस्टिक का पता है? अच्छा, फिर क्या, क्लास में जल्दी से बच्चे की पूछने की हिम्मत नहीं होती। ऑनलाइन में तो उसने अब अपना नाम बना रखा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, आईडी उसने रानी लक्ष्मीबाई नाम से बना रखी है। तो अब भले कुछ ही पूछे ना, क्या फर्क पड़ता है। अब तो मैंने यो 1-2 मिनट लिपस्टिक पे बात कर ली, कोई भाई साहब मेरे पास लिपस्टिक की मैसेज आए। मैं क्या गलत आदमी को मैसेज भेजे जा रहे हैं? तो मोबाइल पूरी पूरी आपकी बातें सुन लेता है। तो हमारे